पैसे तो हम कमा लेते हैं, पर पैसे से कैसे पैसा कमाया जाए ये एक टैलेंट है। स्वागत है दोस्तों आपका लव से नव्स तक। आज हमारे साथ पॉडकास्ट करने आ रही हैं रीमा वासा। ये हमें बताने वाली हैं, इनका दावा है कि हम सबको ये करोड़पति बना सकती है। नमस्कार रीमा जी, कैसे हो? एकदम फाइन। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। आप एक सुपर वुमन है। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए आपकी जर्नी के बारे में। अच्छा विनीता, सबसे पहले हम बात करें, आज मेरा प्रोफेशनल जर्नी तो 22 इयर्स खत्म हो रहा है अभी। तो जब 2003 में मैंने मेरा प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया, तब मेरी एक कजिन है, उसने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया था। तो उसने मेरे को बोला कि चलो तुम इंश्योरेंस ज्वाइन करो। तो मैंने सोचा चलो करते हैं कुछ। तो मैं गई। तब क्या था कि 21 डेज का ट्रेनिंग होता था। तो तब मैं ट्रेनिंग में गई, तो 5 दिन ट्रेनिंग करके आ गई। फिर बोली नहीं भाई, मेरे से तो ये इंश्योरेंस सेलिंग का काम नहीं होगा। तो मैं 2 दिन ट्रेनिंग ही नहीं गई। पता। फिर मेरा ब्रदर है, उसने मेरे को पुश किया कि नहीं तुम जाओ, तेरे पीछे हम खड़े हैं, तुम जाओ, तुम करो। और उसने जो मेरे को पुश किया, तो वो तब का दिन और आज का दिन हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए सबसे पहले। और हम तुमको एक चीज बताए कि लाइफ में कभी भी कोई एक पुश चाहिए, कुछ आगे काम करने के लिए एक पुश चाहिए, और खुद का एक वो होना चाहिए कि मेरे को ये चीज करना है, तब तुम कुछ भी काम कर सकती हो। और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस किया, फिर और कुछ प्रोडक्ट सीखने का मेरा मन जो है, वो मैंने दूसरा चीज सीखा, जनरल इंश्योरेंस सीखा। मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जाम्स दिया, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया, फिर आगे बढ़े। फिर जब मैंने देखा कि ये सब कंपनी का प्रोडक्ट्स में परसेंटेज बोलता है कि भाई आप यहाँ इतना पैसा लगाओ, आपको इतना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा, राइट। तो मेरे को ये हमेशा रहता है, ये कंपनी बोलता तो सही है, लेकिन ये क्या रियल में होता है, ये हम कैसे वेरीफाई करें। तो मेरे को लगा नहीं, इसके बारे में तो मेरे को पढ़ना जरूरी है। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू किया। जैसे मेरा बीकॉम मैंने किया, उसका 25 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू किया, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। वो 1 साल का कोर्स होता है। तो 1 साल का कोर्स पूरा मैंने किया। तब जाके मेरे को समझ में आया कि इसका परसेंटेज कैसे काउंट होता है, और बाहर में जो दिखता है ना, वो एक्चुअली अंदर में होता नहीं है। जो लोग बोलता है प्रोडक्ट्स में कि ये इतना इतना मिलेगा, तो वो चीज एक्चुअल जब कैलकुलेशन तुम करोगी ना, तो वो चीज आता नहीं है। तो ये सब रोजी पिक्चर होता है। और उसके बाद 2012 में लाइफ में मैंने और एक चैलेंज लिया। मेरा जीरो फाइनेंस से मैंने फिर से मेरा कैरियर शुरू किया, विथ जीरो फाइनेंस, कुछ पैसा नहीं। और वहां से मैंने फिर से मेरा कैरियर शुरू किया। और तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा हार्ड वर्क जो मेरे को आज दिया। मैंने पहले जो थे, हम इतने प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं करते थे, साइड में करते थे। लेकिन 2014 से एकदम मेरा डिवोशन बढ़ गया और मैंने काम शुरू किया। और कि ये पर्सनल लाइफ में तो मैंने ये सब चैलेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन जब प्रोफेशनल फ्रंट का हम बात करें, तो आज लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो सेल्स पर्सन जो होता है, वो हमेशा रोजी पिक्चर, तुमको लॉन्ग टर्म इतना ल्यूक्रेटिव प्लान दिखा के सब इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, राइट। लेकिन ये चीज मेरे को जब कैलकुलेशन में जाए ना, तब ये चीज नहीं होता है। तो ये चीज ये मेरे को हमेशा खटकता है। और जब हम ये लोगों को क्या है, विजुअलाइजेशन पसंद है, कि ये रोजी पिक्चर दिखाया, विजुअलाइज कर लिया कि मेरे को इतना मिलेगा ये वो। बट वो विजुअलाइजेशन फैक्ट्स और फिगर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जब तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखती हो ना, तब वो पिक्चर बहुत खराब होता है। तो वो चीज हमेशा लोगों को देखना चाहिए कि मेरा फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। और ये लाइफ में मैंने कॉन्फिडेंस, मेरा क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच और हार्ड वर्क, जो मेरे को आज उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। वाओ। सो रीमा जी, आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, या आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट हो, या आप कोई साधारण इंसान आप पे अपने फाइनेंशियल एडवाइस के लिए क्यों ट्रस्ट कर सके, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जरूर बताएंगे विनीता। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, राइट। और ये ट्रस्ट का तुम जब बात कर रही हो, तो हम तुमको ये बताए कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए होता है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड इट रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स। तो वैसे ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए सेबी का बोर्ड होता है, जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो अगर उसके बोर्ड का अंडर में अगर कोई एज एन एडवाइजर रजिस्टर होता है तो माने द एडवाइजर इज रेगुलेटेड बाय सेबी, तो वही एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लाइक अ गारंटी। या वही एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यहाँ जो एडवाइस मिलेगा वो कम से कम गलत तो नहीं होगा, वो चीज है। और अगर तुम देखो तो जैसे बैंक ऑफिशियल्स आया, प्रोडक्ट सेल किया तुम्हारा, तो वो लोग किस लिए काम करता है? तुम बैंक से प्रोडक्ट खरीदती हो तो वो लोग बैंक ऑफिशियल किस लिए काम करता है? वो अपना प्रमोशन के लिए काम करेगा, वो अपना अप्रेजल के लिए काम करेगा, तुमको कुछ भी बोलेगा, मैडम ये लीजिए ये बहुत अच्छा है, वैसे करके डिस्ट्रीब्यूटर लोग से तुम प्रोडक्ट खरीदती हो। सब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब कुछ गलत होता है, वैसा नहीं होता, लेकिन कई बार क्या तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें डिस्ट्रॉय होता है कि तुमको कुछ चीज में इंटरेस्ट है लेकिन वो लोग बोलता है तो तुम वो लोग चीज में पैसा लगा देती हो, तो वहां पर तुम्हारा गोल फुलफिल नहीं होता है। तो हमेशा एडवाइजरी लेके अगर तुम इन्वेस्ट करो ना तो उसका पर्पस अलग होता है। अच्छा, एक प्रश्न है रीमा जी, यस, कि ओल्ड एज में जब हमारे एक्सपेंसेस तो बढ़ जाते हैं और इनकम हमारी बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट कम हो जाती है, सो उस समय हम अपने आप को कैसे सस्टेन कर सके, ये हम लोग के व्यूअर्स बहुत लोग वॉच कर रहे हैं, उनको आप जरूर एडवाइस करें। अच्छा विनीता, इसके लिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने बोला है। जैसे आज का तारीख में अब अवर जनरेशन इज ए सैंडविच जनरेशन, जैसे आज अपने लोग पेरेंट्स को देख रहे हैं, आज अपने लोग पेरेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन क्या है, एक तो लिमिटेड हो गया है, सबका एक एक दो दो बच्चा है, वो लोग भी बाहर जाके सेटल होता है, तो यहाँ पर वो लोग इच्छा होने के बावजूद भी वो लोग मम्मी पापा को नहीं देख सकते हैं, इच्छा होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, तो अपना जिम्मेदारी खुद के ऊपर ही आ गया है। तो इसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि तुमको जब तुम अर्न करना शुरू करती हो ने, तब से तुमको छोटा सा अमाउंट तुम्हारा रिटायरमेंट के लिए सेव करना है कि जो तुमको जिंदगी भर उठाना ही नहीं है until and unless you are 60। उसके बाद ही तुमको विड्रॉल उसमें से स्टार्ट करना चाहिए, और उसका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है ना वो तुमको बहुत अच्छा मिलता है। पैसे से पैसा तुम्हारा वहीं से बनता है। और तुम देखो अगर तो इन्फ्लेशन आज इतना जोर कर गया है ना कि आज का खर्चा जो है ना वो तुम्हारे रिटायरमेंट का एज में तुम्हारा वो खर्चा रहेगा ही नहीं। तुमको ऐसे कैश फ्लो चाहिए कि जो तुम्हारा इन्फ्लेशन भी टेक ओवर करे, तो तुमको सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। देखो आज का तारीख में अगर 2 बच्चा लोग कर रहा है और 2 बच्चा का एजुकेशन के लिए भी लोग सेव कर रहा है, तो उसका एजुकेशन के लिए तुमको लोन मिलेगा विनीता, अगर और वो लोग पे करेगा। लेकिन जब तुम रिटायर होगी और तुमको पैसा का जरूरत है ना, तब तुमको कोई लोन नहीं देगा। तो वो चीज तुमको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट गिव प्रायोरिटीज फॉर योर थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। I don't say retirement because everybody is working right now, right? At old age also they are doing something or something, right? So, but you should have these things, you know. तो compounding benefit होके तुमको बहुत अच्छा पैसा मिलता है तब। और हम एक बोलते फाइनेंशियल फ्रीडम आज इतना जरूरी हो गया है ना, और हम तुमको बोलेंगे एक वॉरेन बफेट का कोट अगर भी तुम सुनो तो उसमें इतना मर्म भरा है वो कोट कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क अंटिल योर डेथ। माने जब तक तुम पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखती हो, तब नहीं बनाओगी तो तुमको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और until and unless you have to work hard for your money and let the money work harder for you. Wow. Working for you, not you are working for them. Okay. Right. Okay. अब के टाइम्स में मोस्टली सारी विमेन इंडिपेंडेंट है, सब अपने पैसे कमा रहे हैं, बट स्टिल ऐसा है कि वो इन्वेस्टमेंट के जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है, फिर भी उनके मेन ही उनके इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्यों है और एक विमेन कैसे इन्वेस्टमेंट सीख सकती है, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। सबसे पहले विनीता हम तुमसे बात करते हैं कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन जब तक नहीं होती है तब तक उसकी आवाज नहीं होती है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहता है, उसको जो भी मिला उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चाहे तुम अमीर आदमी से शादी भी कर लो, लेकिन जब तुमको किसी से कुछ मांगना पड़ता है ना, वो कहीं किसी को अच्छा नहीं लगता। When you have to ask someone for something,
वो चीज बहुत अभी गिल्ट फील होता है सब लोगों को, इसीलिए उसके बाद से सब वीमेन लोग सब आगे आ रही है। तो भी परसेंटेज आज पूरा इंडिया में देखे तो बहुत लो परसेंटेज है कि वुमेन्स लोग तो भी नीचे तौर पे, बॉटम तौर पे सब लोग आ रहे हैं। और देखो तुमको कोई भी वुमेन जब एब्यूजिव रिलेशनशिप में क्यों स्टक हो जाती है, क्योंकि सी हैज नॉट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, राइट। वो चीज एक बहुत बड़ी चीज है। और हम तुमको देखे, आज हम लोग का लाइफ ही देखो तुम, कि आज अपने लोग छोटे थे तो फादर के ऊपर डिपेंडेंट थे, मैरिज हुआ तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब मम्मी लोग जैसे आज ओल्ड हो गई है तो वो लोग अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये चीज आई वॉन्ट टू चेंज, दिस सेगमेंट आई वॉन्ट टू चेंज, कि आज का तारीख में लोग फीमेल्स लोग कमा रही है लेकिन वो अपना पैसा मैनेज नहीं करती। तो सबसे पहले जो अर्निंग वुमेन है उसको हम एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर चला रहा है, राइट। दोनों अगर घर चला रहा है, थोड़ा एक्सपेंस ये करता है, थोड़ा एक्सपेंस वो करती, बट उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। कभी वो खर्चा ज्यादा करती, कभी ये खर्चा ज्यादा करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मेरे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप एक अपना एक बैंक अकाउंट सेपरेट खोलो जो खाली खर्चे के लिए रहेगा, राइट। अगर तुम 40% जो भी रेशियो में दोनों डिवाइड होता है एक्सपेंस, वही पैसा वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो 1 तारीख को, और उसके बाद वो अकाउंट का एसेस तो दोनों के पास रहता है, तो दोनों फिर उसके में खर्चा करो। देन यू हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ योर फाइनेंस कि मेरा बैंक में अभी मेरा इतना बचा है। एंड यू शुड ऑल्सो हैव ए कंट्रोल ऑफ योर एक्सपेंस कि मेरे को महीना का इतना ही पैसा खर्चा करना है, उसका अगर ज्यादा हुआ तो यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ ना, सो द सेविंग परसेंटेज इंक्रीजेस। एक तो ये हुआ, और दूसरा है कि आजकल गूगल का चलते सब कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस हो ही रहा है, बस तुमको इंटरेस्ट लेने का जरूरत है, और तुमको हमेशा अपना पैसा का अपने को ही इन्वेस्ट करना है। वो तुमको मन से डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुमको तुम्हारा पैसा कहाँ है, तुमको मालूम होना चाहिए। और एक मेरा एडवाइस रहता है, देखो अपर सेगमेंट में तो इतना सब नॉलेजेबल रहता है, लेकिन जब लोअर सेगमेंट का बात करें ना अपने लोग, तो वहां पर क्या होता है कि मेल होता है ना, वो पैसा अपना नाम में ट्रांसफर करके खुद का नाम में इन्वेस्टमेंट होता है। तो कॉमन तो ये चीज बहुत कॉमन है, लेकिन ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर लाइफ में तुमको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम का तो कोई पैसा है ही नहीं। आज 10 साल तुमने काम किया लेकिन तुम्हारा नाम का एक पैसा भी नहीं है, तो वो चीज कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा खुद का पैसा खुद का नाम में ही इन्वेस्ट होगा, और खुद का बैंक अकाउंट खुद ही ऑपरेट करना चाहिए एकदम। और दूसरा चीज है कि आज बिजनेस भी कर रहा है लोग, तो क्या करता है कि बिजनेस करता है तो लोन लेना पड़ता है। तो लोग क्या करता है, हम जनरली बहुत लोग ऐसा होता है कि वाइफ का नाम में लोन लेता है, राइट। और जब रिलेशनशिप बराबर चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब रिलेशनशिप में कुछ गैप आता है तब क्या होता है, डिवोर्स स्टेज में पहुंचता है, डिवोर्स हो जाता है, लेकिन वो लोन का नाम तो चेंज नहीं होगा ने, लोन वाइफ का नाम में रह जाता है, और हस्बैंड वहां से निकल जाता है और पूरा लायबिलिटीज वाइफ के ऊपर आता है। और वो जो सिनारियो है ना, वो बहुत खराब सिनारियो होता है। इसीलिए जब भी कोई अर्न करता है ना, तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि खुद का पैसा खुद को ही मैनेज करना है, और खुद का अकाउंट खुद को ही संभालना है, वो चीजें। और कुछ भी पेपर साइन करने के लिए पहले हमेशा देखना चाहिए कि ये किस चीज का पेपर है। एकदम एकदम, ये बहुत ही हेल्पफुल आपकी एडवाइस रही है। अब पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं, और इसमें म्यूचुअल फंड स्पेशली उसका क्या रोल है? देखो, पर्सनल फाइनेंस का जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कोई भी पर्सन अर्न करना शुरू होता है, उसका फैमिली बनता है, तो उसका एक लायबिलिटीज होता है फैमिली का प्रति। तो जितना लायबिलिटीज एक एज्यूम करके उनको एक टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है, कि अगर उनका चलते कुछ भी फैमिली को प्रॉब्लम होगा तो वो नहीं आए। और सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस। इन टुडेज वर्ल्ड हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस नो वन कैन टेक अ स्टेप, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। 2 चीज आपका हो जाए उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। और एक पर्सनल फाइनेंस के मैनेज करने के लिए हम तुमको बताए जो एक थंब रूल है कि तुम्हारा हमेशा, देखो सब लोग
होम लोन जनरली सब लोगों को चलता है अपना होम लोन। तो होम लोन का ईएमआई कैसे डिसाइड करे कि मेरे को कितना ईएमआई लेना है चाहिए। तो उसमें ये है कि तुम्हारा जितना भी इनकम है ना, उसका 30% से ज्यादा ईएमआई कभी नहीं होना चाहिए। अगर 30% से ईएमआई तुम्हारा ज्यादा आया तो तुमको फ्यूचर में फाइनेंशियल क्रंच आना ही आना है। और तुम्हारा 40% एक्सपेंस होना चाहिए। जितना भी तुम्हारा है इनकम, उसका 40% तुम्हारा एक्सपेंस होना चाहिए, 30% तुम्हारा ईएमआई होना चाहिए और 30% तुम्हारा सेविंग्स होना चाहिए। वो एक थंब रूल है। हाँ, लोअर सेगमेंट में ये चीज काम नहीं आता बिकॉज दे आर हैंड टू माउथ, तो वो चीज काम नहीं करता। बट एक थोड़ा लेवल का सेगमेंट में पहुंचने से ये रूल, थंब रूल तो फॉलो करना ही चाहिए। और उसके बाद आता है कि 30% सेविंग मेरे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट में करना है, वो चीज आता है। तो तब वो चीज है, वो तुम्हारा लाइफ का गोल का प्रायोरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तुम कितना रिस्क लेना चाहती हो, कितना रिस्क लेना चाहिए, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, क्या गोल का, कितना साल का गोल है, उस हिसाब से तुम्हारा परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। अब म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है, ये बताइए। देखो, हम जो इन्वेस्टमेंट तुमको बोले कि 30% अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें सब तरह का प्रोडक्ट्स मिक्स एंड मैच है। तुम अपने हिसाब से उसको बना सकती हो, प्रोडक्ट बना सकती हो। अदरवाइज कोई भी सब रेडीमेड प्रोडक्ट्स आता है, जैसे इंश्योरेंस तो तुम्हारा रेडीमेड प्रोडक्ट है, एफडी तो तुम्हारा फिक्स प्रोडक्ट है कि भाई 5 साल का एफडी बनाया, राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड को तुम उसको डिजाइन कर सकती हो और उसमें तुम रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसका इक्विटी का परसेंटेज कम बेसी कर सकती हो। तो उस हिसाब से तुम्हारा जो गोल्स है, शॉर्ट टेन्योर गोल, लॉन्ग टेन्योर गोल, वो सब उसमें डिजाइन होता है। और उसका सबसे बेस्ट बात है कि उसका लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड का बहुत रहता है। तुम जब भी चाहे पैसा निकाल सकती हो, जब भी चाहे पैसा डाल सकती हो। और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। टैक्स इम्प्लीकेशन इसमें खाली 12.5% का इक्विटी पोर्टफोलियो में तुम्हारा टैक्स लगता है। वो एक बहुत मेजर पार्ट है। सो एक हफ्ते के लिए भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो भी पॉसिबल है, एक दिन के लिए भी पॉसिबल है। विनीता, क्या बात कर रही हो तुम? आज कॉर्पोरेट लोग एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, मेरा सैटरडे संडे तो ऑफिस बंद रहता है, तो हम 2 दिन के लिए, मेरा बैंक में तो मेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा, हम 2 दिन के लिए पार्क कर दिया, मेरा 5 करोड़ का तो मेरे को तो 6% का हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट आ गया 2 दिन का। तो ये बहुत मैटर करता है ये सब चीज। तो म्यूचुअल फंड बहुत ऐसा प्रोडक्ट है कि तुम उसके साथ खेल सकती हो पूरा। एंड पूरा सेफ है। सेफ का बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें सेफ वाला भी फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज market risk, right? But how much risk you want to take, that depends on you. And that you have to design your portfolio according to that. Okay. So अब कुछ मूड को लाइटन अप करते हैं. Let's ask her some very personal questions and it's a rapid fire. Yes. आपको फटाफट आंसर करनी है. So आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड चिल्ला. अच्छा, I am very much health conscious. So I like chilla very much. Okay, boring. आपकी फेवरेट मूवी? 3 Idiots. Nice. And कोई सॉन्ग आपको जो इंस्पायर करता हो? मेरा लाइफ में मेरे एक ही सॉन्ग मेरे को इंस्पायर किया है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वाह, जरूर हम सब होंगे कामयाब। Yes. And डांडिया या गरबा? Both. Because I am Gujarati. I like both. फाफड़ा या जलेबी? Both. इसमें भी both. And अदानी या अंबानी? अंबानी। ओके। एंड अब ये क्वेश्चन मुझे खुश करना है आपको, मारवाड़ी या गुजराती, कौन बेटर बिजनेसमैन है? तुम बताओ कौन है आज प्राइम मिनिस्टर, कौन है अपना? अरे वो भी तो वर्ल्ड में अपना बिजनेस ही करता है ना, आज डिफेंस बेच के आया अभी आज का तारीख में इतना सारा। जी अभी के टाइम में तो गुजराती रूल्स। सो अब कुछ टिप हो जाए। गोल्ड और सिल्वर दोनों चमकते हैं। यस। एंड सिल्वर ने गोल्ड को मेडल दे चुका है। सो हम किस पे इन्वेस्ट करें, ये बताइए। हम तुमको हमेशा बताएंगे कि तुम्हारा पोर्टफोलियो जो भी है, सेविंग्स का पोर्टफोलियो तुम्हारा जितना भी है, उसमें हमेशा 10% गोल्ड रखना ही चाहिए। 10% गोल्ड रखना ही चाहिए।
और गोल्ड देखो, तुमको देखेगा अभी लास्ट 10 इयर्स में बहुत उसका राइज हुआ है प्राइस, लेकिन 10 इयर्स के पहले तुम देखो, उसका पहले का 10-15 साल देखो तो उसका 6-7% से ज्यादा रिटर्न नहीं बैठा है। लेकिन लास्ट 10 साल में वो इतना बढ़ गया है ना कि उसका टोटल 20-25 साल का IRR तुमको 10% मिल जाता है। लेकिन गोल्ड इज एन एसेट क्लास विच maximum possibility for not depreciating asset, so you can always have 10% in gold. And silver is a commodity item. Silver is not a asset like gold. Okay. Factories and industry have vast usage of silver in their industry. और सिल्वर में हम उतना नहीं मानते हैं जितना हम गोल्ड में मानते हैं कि गोल्ड में 10% तुम्हारा होना जरूरी है। सिल्वर आई एम नॉट सजेस्टिंग। ओके, सो रीमा जी, आपका AOM क्या है इन द सेंस कि अभी तक आपने कितने लोगों का फाइनेंस मैनेज कर लिया है? जैसे आज का तारीख में देखो तो मेरा 500+ क्लाइंट्स है एंड मेरा बहुत सारा एसेट क्लास में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है। आज म्यूचुअल फंड की बात करो तो मोर देन 150 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है मेरा। सुपर। So guys, you can really trust Reema ji for your finance requirements. And आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, इन द सेंस कि नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल के बिजनेसमैन के लिए, ये हमें जरूर बताइए। देखिए, आजकल का जो बिजनेस है उसमें बॉटम वर्क हमेशा लोगों से करवाना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर है उसको खाली नेटवर्किंग करना चाहिए। नेटवर्किंग इतना आज इम्पोर्टेंट हो गया है ना। आज तुमने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 से आज 2024 में कितना नेटवर्किंग किया है, उसने कितना टूर करके स्टार्टिंग में अपने को लग रहा था कि ये तो खाली फॉरेन घूम रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। लेकिन आज का तारीख में, आज का जब पाकिस्तान का वॉर के बाद पता चला कि ये जो नेटवर्किंग किया हुआ था वो आज अपने को इंडिया को बहुत काम आया है। और नरेंद्र मोदी ने जो रिलेशनशिप बनाया ने, इट्स जस्ट अमेजिंग। ऑन पॉइंट। वैसे ही सेम चीज पूरा बिजनेस में भी काम आता है कि तुम अपना नेटवर्किंग करोगी, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज तुम कैसे करोगी पता नहीं। एग्जैक्टली ये चीज तो हम सबको याद रखने की चीज है, बहुत याद रखो। और तुम इंस्टीट्यूशन बोल रही हो तो आई एम ए मेंबर ऑफ BNI, बिजनेस नेटवर्किंग इंस्टीट्यूशन। इट इज ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर है और उसमें बहुत सारा नेटवर्किंग होता है हम लोग का पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी नेटवर्किंग होता है। वहां भी सब लोग हम लोग मिलते हैं और काम पढ़ाते हैं अपना। थैंक यू सो मच रीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लव से नव्स तक एंड अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए। आप एक आयरन लेडी हो, आपने हम सबको इंस्पायर किया है एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आप लाखों लोगों को करोड़पति बनाए, बट मुझे मत भूलिएगा, मुझे भी करोड़पति बनाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।